हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी अभिषेक खिलवानी। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू आपने देखा होगा, हमने हितेश मोटवानी जी का कवर किया था जो अभी सीए बने थे। हम आज इंटरव्यू कवर करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 9 सीए अरविंद जयराम जी का। अरविंद के बारे में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। अरविंद ने अपना सीपीटी में तो उस टाइम पे इनका रैंक वो टाइम पे अनाउंस नहीं होते थे। आईपीसीसी में ही स्कोर्ड रैंक एंड अगेन इन फाइनल ही हैज स्कोर्ड AIR 9। सो अरविंद जी को मैं पहले बुलाना चाहूँगा और उनका हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। सो गाइस, आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर अरविंद, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है AIR 9 अरविंद जयराम जी, सॉरी CA अरविंद जयराम जी। अरविंद प्लीज कम। How are you, Arvind? Yeah, I'm fine. Super fine. Absolutely. अरविंद, आज एक इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज जो आपको जो देख रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें इनको गाइड करना है। अब सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे सीए में पास होना है। आपने रैंक लाया है तो बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि आप जितना हो सके दिल से, जितना हो सके स्टूडेंट्स को गाइड करें। हर कोई आपसे सुनना चाहेगा, आपकी बात सुनना चाहेगा, ठीक है ना? क्योंकि हम कितना भी बोले, टीचर्स कितना ही बोले, एक बार नहीं सुनते। लेकिन रैंक लाया क्योंकि आप आईसीए के फेवरेट हो, सो एवरीवन विल लिसन टू यू। सो ऑल योर सर्वेंट। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी पहले तो मुझे बताइए कि वो रैंक की फीलिंग कैसे होती है। हमने तो कभी रैंक स्कोर किया नहीं। अरविंद ने स्कोर किया, सो ही विल टेल यू कि कैसा फील होता है, कैसे फ़ोन आते हैं। बताइए ज़रा उस बारे में अरविंद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इट्स प्रेवलेंट कि मतलब रैंक आ गया तो आपको अलग मतलब सुन के एकदम शॉक होगा, उस तरह से कुछ होगा। डेफिनेटली यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी एक्सटैटिक, बट इट्स नॉट लाइक कि यू विल बी ऑन कि मतलब आज अचानक से कुछ अलग हो गया। बिकॉज इट्स लाइक यू एक्सपेक्टेड, मतलब आप मेहनत किए हो एंड यू हैव गॉट द रिजल्ट। सो जो सेटिस्फैक्शन होता है अंदर, मतलब जो डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, दैट यू फील इट एंड दैट डजेंट कम ऑन टू एक्सप्रेशन। मतलब अब किसी को भी पूछ लो, नॉट ओनली सोनली रिलेटेड टू एकेडमिक्स, इट विल बी कि किसी भी रिस्पेक्ट में, इफ समवन हैज़ वर्कड हार्ड एंड समवन हैज़ अचीव्ड और रादर obtained what he expected, the satisfaction which he feels, that will generally not come onto the face, or it will be like something very wow something, but person will be peaceful from inside. अरविंद ने जो बात कही है बहुत ही काफ़ी इंस्पायरिंग थी, काफ़ी अच्छी बात कही। लेकिन अरविंद, सच में हम जैसे लोगों के लिए और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको तो काफ़ी अच्छा लगता है रैंक आए तो। अरविंद ने तो 3 बार स्कोर किया, सो ही विल बी ओके यार, चलो ठीक है। It's obviously a very proud moment for me also, but at the same time it's like just as I said कि वो अंदर से जो satisfaction मिलेगा ना आपको, that generally doesn't come onto face. You will be like smiling, you will be peaceful from inside कि हाँ, I have finally that tranquility will be there within you. So अरविंद को देख के मुझे MS धोनी की याद आती है। वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद भी नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहना और बिल्कुल ओके। क्यों अरविंद? हर गेम अपने को वैसे ही खेलना है। Compare myself with him. No, we can compare definitely. So अरविंद, सेकंड क्वेश्चन टू यू कि आपकी जर्नी कैसे रही सीए की, आप जरा उसके बारे में बताइए। आपके एकेडमिक्स, आपका बैकग्राउंड, CPT, IPCC, how was it, and how do you feel CA courses for each and every student, and how you feel about it? Okay, so basically हम 12th तो इधर से ही किया था, भवन से। I mean from Nagpur. Yeah, from Nagpur only. I did my class actually from class बचपन से I lived here only. So class 12 तक I was in Nagpur only. अरविंद, आप वैसे आप कोलकाता से हैं ना? No, actually I am South Indian, Okay. but born in South Visakhapatnam, Vizag. Okay. But my schooling and all, मतलब family lives here only in Nagpur since my childhood. Okay. So from class 1 or maybe even before, there से ही until class 12th I was in Nagpur only. Okay. So after 12th for my BCom honors I went to St. Xavier's Calcutta. Okay. फिर वहाँ पे I gave my IPCC. And after IPCC, I joined BSR, which is affiliate of KPMG. And what was your rank in IPCC? It was second. Great, second rank in IPCC. Great Arvind. Next. Then after that, I joined BSR, which is KPMG network firm in Calcutta only. I completed my articleship, and actually my articleship was to be completed by March. So बीच में COVID आ गया, so that is why I came back to Nagpur. Last का 1 year I did from Nagpur, work from home. And then went on to study leave, and then finally he said. Great.
थैंक यू अरविंद फॉर टेलिंग योर स्टोरी। अरविंद, मुझे आपसे पूछना है कि जितने भी लोग जब पास होते हुए रैंकर्स को देखते हैं तो कहते हैं कि यार इन्होंने बहुत पढ़ाई की है, इनके पास में टाइम बहुत ज़्यादा होता होगा, इन्होंने आर्टिकलशिप ना ज़्यादा नहीं की है, हमने ना बहुत बहुत घसा है, हमें हमेशा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन रैंकर्स को बहुत प्रिविलेज होता है। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि आपकी आर्टिकलशिप कैसी थी? आपको बहुत तपाया बॉस ने, जैसे कहते हैं टिपिकल हिंदी भाषा में? जैसे आप अभी बोला आपने कि मतलब रैंकर्स का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सेकंड, आर्टिकलशिप में द नॉन रैंकर कैटेगरी उन लोगों को बहुत मतलब घिसा पिटी हुआ है करके। आई कैन एश्योर माई सेल्फ कि आई हैव मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप आई हैव डन इतना घिसा पिटी दैट इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। मतलब देर वेर टाइम्स वेर फॉर स्ट्रेट मंथ्स आई हैव वर्कड फॉर अराउंड 14-15 hours. There were times when we had to work for around 1-2 days non-stop. And there were times when you don't even feel like working but still you have to do. So that's part and parcel of those 3 years of articleship. So that is जो time मिलता है वो everyone has 24 hours, right? I have 24 hours. Abhishek sir has 24 hours. Everyone has 24 hours. You have to make out time for what you have to do. मेरे साथ भी आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग में आई डिडंट डू मच, बट लेटर ऑन आपको लगेगा कि वो गिल्ट जैसा आएगा कि हाँ आई नीड टू डू बिकॉज यू दिस इज़ व्हाट यू वांट, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि यू बैक आउट फ्रॉम इट, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। सो दैट्स व्हेन यू पुश इट, आपको टाइम अपने आप मिलेगा, निकालना ही पड़ेगा, आप निकालोगे उससे। Okay, so Arvind, next question to you. Have you taken classes for CA final or in IPCC as well? क्या आप क्लासेस लेते हो और क्लासेस के बारे में आपका क्या कहना है कि CA स्टूडेंट को क्लास लेनी चाहिए कि नहीं, और क्लासेस से क्या बेनिफिट होता है हमें? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्लासेस सी इट्स लाइक आप खुद से करोगे सी बिफोर स्टार्टिंग कि आपको क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ क्लास 12 तक आप स्कूल जाते थे, इट वॉज लाइक क्लासेस ओनली। After class 12th, you are into a mode of study which is self-initiative based. And उस self-initiative में when you read something which is new to you, some people might get it, some people might not. So it's up to you कि आपको उस subject में आपको class का ज़रूरत है, आपको नहीं है. If you feel it is, if you require, then it's absolutely essential that you go for a teacher who is good with it. And if you feel कि आपको नहीं required है, you can manage on your own, then you don't go for it. It's मतलब plain and simple as that. And regarding मैंने class लिया, see it's again a basic logical thing कि आप कोई भी नया चीज़ आपको पता नहीं, आप फर्स्ट टाइम जब बुक से करोगे, ऑब्वियसली यू रीड फ्रॉम बुक ओनली, राइट? आप जब बुक से करोगे, आपको जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्हाट इट इज़ कन्वीइंग वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? 1-2 बार पढ़ोगे आपको उससे समझ में आएगा। बट व्हेन यू get that same thing from a person who knows about that stuff, आपको वो person maybe 5-6 चीज़ें extra भी बताएगा which will expand your horizon. So that was my basic thought process when I rather think of going to class or not. If I think that I will be requiring it, I definitely go for a class. एंड अरविंद, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप तो जानते ही हो, आपने तो हर बार ये सुना होगा, 1 group और 2 groups, 1 group 2 groups। इसमें तो हमारा तो ओपिनियन होता है कि दोनों के साथ जाओ, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे इस पॉइंट पे? See, with respect to this question, I'll be absolutely blunt. I always feel, and I have even told few of my friends, giving a single group is like you're showing your weakness. You're not capable of even facing 8 exams at a stretch, then you cannot expect. So I'll be blunt, you cannot expect that you will be able to face the fires after becoming a CA, if you become a CA. So it's imperative, rather it is a basic essential thing कि you give both the groups at a time, and you have to make your mind that you give both the groups at a time. But again, unforeseen circumstances can occur. हो सकता है कि कुछ हो गया जिसकी वजह से you are not able to, that is another thing. But in the mind आप सोच रहे हो कि हम सिंगल दोनों नहीं हो पाएगा, then better you leave it. थैंक यू सो मच। अरविंद, आप मुझे बताइए कि एक CA स्टूडेंट की लाइफ में शेड्यूल का क्या इंपॉर्टेंस होता है? आप जैसे कह रहे हैं कि सबके पास 24 आवर्स होते हैं, अपनी प्लानिंग हर कोई वही समय पे करता है, तो आपने अपने टाइम पे शेड्यूल बनाया था, एंड आप कितने इफेक्टिव आवर्स स्टडी करते हैं और कितना हमें करना चाहिए? क्या आप इस पॉइंट पे बोलोगे कि ये सबके लिए जनरल क्वेश्चन रहेगा, या फिर हर कोई अपने हिसाब से मैनेज करे? किसी का ग्रास्पिंग लेट होता है तो उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसके लिए आपको? With respect to schedule ना, everything comes from आपका जो mindset है and आपका जिस तरह से approach है for any particular thing.
शेड्यूल आप बनाते हो, द सोल पर्पज ऑफ शेड्यूल इज टू थिंग्स. फर्स्ट, टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक when you see yourself diverting, and second is to measure the progress, right? जब तक आप कोई चीज़ को measure नहीं करोगे, how are you going to keep yourself on track? So for me schedule was primarily for only measurement, because जब आप मे बी इवन ऑफ शेड्यूल हो जाओगे, आप जो सोचे हो ऑब्वियसली होगा. From the preparation stages of my IPCC until final, I can say that there has not been a single day when I have thought of doing A, B, C, D, E, F, G, H, and I have completed A, B, C, D, E, F, G, H. It has always been A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C. So obviously you will have a backlog of yourself. But again, it's again कि आप सोचो एंड उसको आप अपना एक क्या बोलते टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ बनाओ, एनीथिंग, सो जस्ट दैट यू मेजर द थिंग. अनलेस यू मेजर समथिंग यू कैन नॉट प्रोग्रेस विद इट. सो उस तरह से बहुत बहुत सही बात कही इन्होंने, अरविंद ने. टाइम टेबल या फिर जो है हमें मेजरमेंट के लिए तो बनाना ही चाहिए कि मैं आज कहाँ पे और मुझे कहाँ पहुँचना है, राइट अरविंद? ओके, सो अरविंद, आप जनरली सुनने में आता है कि सीए में जब तक के 5 रिविजन, 6 रिविजन, 10 रिविजन करने पड़ते हैं, तो आपके हिसाब से रिविजन का क्या इंपॉर्टेंस है सीए की लाइफ में? हमें लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपने कैसे पढ़ाई की थी, रिवाइज कैसे किया था, और कितने नंबर ऑफ रिविजन्स आपने किए थे? See, this was the question I have been hearing since IPCC. कितने revisions? So I actually feel मतलब do this way only. First time जो आप करोगे, आपको पता चला है A, B, C, D, E, F, G, H exist. अब जब सेकेंड टाइम करोगे, आपको पता चलेगा हाँ A, B, C, D, F, G, H exist है, बट उसके बीच में भी कुछ डेसिमल में पॉइंट्स होते हैं. फिर थर्ड टाइम जब आप करोगे, देन यू कैन सेकेंड टाइम जब आप करोगे, देन यू कैन कंसिडर योर सेल्फ कि हाँ नाउ आई कैन गिव द एग्ज़ाम. अभी दिस इज सेकेंड टाइम इज़ लाइक हाँ यू आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम दे सकते हो. अब एग्ज़ाम में आपको 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतना लाना है. सो दैट इज आफ्टर दैट इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह से करना है. एंड अगेन रिविज़न का इट्स नॉट लाइक कि सब्जेक्ट सपोज कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट है तो आप कंप्लीट रिविज़न करोगे, उस तरह से नहीं होता है ना. आप सब सब्जेक्ट में सपोज देयर आर 10 चैप्टर्स, सो आपको मे बी 5 चैप्टर्स बेटर लगेगा, यू विल फील दैट 2 रिविजन्स आर सफिशिएंट फॉर इट. बट आप मे बी 1 or 2 चैप्टर्स विल बी लाइक कि आपको लगेगा कि मे बी आई नीड टू पुट इन मोर एफर्ट ऑन दिस, सो यू विल पुट इन मोर एफर्ट ऑन टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. सो इट्स नॉट अ बेंचमार्क सॉर्ट ऑफ थिंग कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस तरह से चाहिए होगा, बट यू विल हैव टू इवैल्यूएट योर सेल्फ ओनली. बट कंसिडरिंग कि जैसे I feel कि second time में I feel myself exam ready. After second time it's for me to मैं कितना करूँगा and what do I expect from that subject. सो अरविंद ने बातों बातों में बताया कि सेकेंड टाइम में ये तैयार हो गए थे एग्जाम के लिए, एंड हर कोई अपने हिसाब से जो वीक पॉइंट्स है उसको जितना ज़्यादा टाइम मिल सके उस पॉइंट पे आप रिवाइज कीजिए, इनका ऐसा कहना है, राइट अरविंद? ओके, सो अरविंद, एक बहुत ही सिली क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बहुत लोगों को आखिरी टाइम पे जब आते आते पढ़ाई करते करते एक ऐसा दिन आ जाता है हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग डालते हैं ABC शॉर्टकट टू बिकम CA. सो ABC एनालिसिस को हमें यूज़ करके करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना देखता हूँ ICA अपने हिसाब से कभी भी पेपर स्टफ सेट कर दे, और ये टाइम पे ना काफ़ी लोग का नुकसान होता है, और गलती से एक बार उनके पेपर्स आ गए वहाँ से तो ये लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ओनली डू ABC, ओनली डू A. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट? See, ABC analysis, it's see personally if someone asks me, ABC analysis is absolutely a person specific thing. It cannot be a generalized thing. It can be generalized only to the extent of the time or effort you need to give to a particular topic or a particular thing. It cannot be that ABC analysis will be used for exclusivity, right? Suppose there are 10 chapters, में से आपको 5 लगेगा, but हाँ these are most important, I will devote a larger time to it. 3 chapters आपको लगेगा कि this is less important than the A category, I will devote less time to it. And बाद में लगेगा कि those are easy chapters, so I can cover up those chapters in a minimum time. So उस तरह से करके जाओ and बाकी ignore करो. So and particular topics in the chapter. So according to it. Okay, I'll just give an example. IDT exam में there was an MCQ. I don't remember exactly कितने मार्क का था, 1 या 2, maybe most probably 1 मार्क का ही था. It was a question कि हाँ GST में जो भी अमाउंट्स है, कोई एनी अमाउंट्स, टैक्स अमाउंट हो गया, पेनल्टी अमाउंट हो गया, एनी अमाउंट, वो अमाउंट कौन से नंबर पे राउंड ऑफ होता है? नियरेस्ट 10, नियरेस्ट रुपी, नियरेस्ट 100. एंड ये आप देखोगे, ये आई डोंट थिंक सो हार्डली कहीं मिलेगा. दिस इज इन द मिसलिनियस पोर्शन ऑफ द एक्ट, कोई लास्ट के सेक्शंस में है. सो
अगेन दिस कैरीड 1 मार्क एंड एवरीवन नोज द डिफरेंस ऑफ 1 मार्क. सबसे बेस्ट तो AR2 है, वो बताएगी 1 मार्क क्या जो डिफरेंस है. सो दैट इज द पॉइंट. यू कैन नॉट लीव एनीथिंग. ABC analysis will only, rather I feel it should only be for making yourself determined or determining rather कि आपको कितना एफर्ट किस चीज़ में देना है. इट शुड नॉट बी कि हमको कौन सी चीज़ को एलिमिनेट करना है. थैंक यू सो मच. मीन्स अरविंद कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है हमें कि आपको वापस देना है तब छोड़. अरविंद का कहना है वापस देना तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन हमने ये रिस्क कभी नहीं लिया. ग्रेट. सो गाइज नेक्स्ट 20 to 30 मिनट जितने भी होंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो रिसेंट में एग्जामिनेशन हुई जिसमें अरविंद CA बने हैं, जिसमें इनका AR9 आया है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड दैट इज टिल IDT हम पूरा डिस्कशन करेंगे. सो आप प्लीज़ जितने भी पॉइंट्स हैं आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा. कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर पूछूंगा सब्जेक्ट वाइज अरविंद सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताएंगे, क्योंकि अरविंद के सारे स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, इंक्लूडिंग SFM में 95 रिमेंबर. सो हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे. अरविंद, आर यू रेडी फॉर दिस? या ग्रेट. सो ही इज़ अ वेरी हेल्पिंग नेचर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो प्लीज सुनिएगा. सो अरविंद, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद अकाउंट्स. व्हाट वाज योर स्कोर एंड व्हाट आर द बुक्स दैट यू हैव रेफर्ड फॉर इट? Accounts में my score was 81 if I remember it exactly. And see, regarding the books I referred, I'll say one thing before getting into what I referred. See, IPCC के बाद में everyone will tell you कि do SM only, it's sufficient. Because I'm telling this because this is what exactly I felt. Everyone was, because मेरा पुराना कोर्स था IPCC में, so that time SM was not very much up to the mark for be it any subject. So उस टाइम पे we didn't refer SM for much detail. So after IPCC everyone was like कि फाइनल में SM कर लो, that is sufficient एग्जाम के लिए, that is sufficient. So आप repeatedly the same चीज़ सुनते हो ना, so आपको ये चीज़ माइंड में आता है कि मतलब that SM book is like कि it will be used by the people who are just focused on कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट. उस तरह से आपका फिर वो बन जाता है कि हाँ, बिकॉज एवरीवन इज टेलिंग एग्जाम के लिए आपको फाइनल पास करना है, आपको SM कर लो, दैट इज सफिशिएंट. सो आई वुड से कि डोंट टेक इट दैट वे कि हाँ मतलब इट इज़ लाइक आपको पास करने के लिए वो उतना कर लो, उतना काफ़ी है, उससे ऊपर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. रादर टेक इट इन दिस वे, बिकॉज इफ़ एनी वन हैज़ ओपन स्पेशली FR का SM, I would absolutely say कि that person would actually and rather deeply appreciate कि वो न्यू स्टडी मैट अभी जिस तरह से they have designed and जिस तरह से they have incorporated the chapters and the topics. मतलब it's absolutely very fabulous. And हम seriously हम बता रहे हैं अपने छोटे भाई को इंडेक्स 12 का पढ़ाया, उसको मतलब दिखाया कि एक बार पढ़. I don't know कितना पढ़ा वो, but I was convinced कि because that is why I gave to him. He just cleared class 12 right now. Okay. So that is why I just gave to him, and he has no clue about AS or INDES anything. Okay. So I gave him कि INDES 12 एक बार देख. So वो थोड़ा बहुत तो किया, and उसके बाद में he was at least able to tell me कि deferred tax asset क्या होता है, deferred tax liability क्या होता है. So वो उस level पे they have started it. So that would I would say कि SM is your primary book, especially for FR I felt. And जो questions भी है पीपल मतलब मेनी पीपल विल से जिन्होंने देखा नहीं है कि हाँ FR के क्वेश्चंस कर लो, इट इज़ अगेन सफिशिएंट. डोंट टेक इट दैट वे. आप क्वेश्चन देखोगे क्या, सबसे पहले तो आपका दिमाग घूम जाएगा. दोज आर वेरी चैलेंजिंग एंड दोज आर वेरी एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चंस. जो क्वालिटी यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ICI दैट दे हैव एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड. सो you can make it your primary book, and past papers हो गया, that also is obviously important. And Arvind, as far as volume is concerned, I think so for DT and for FR, everyone has the same question कि वॉल्यूम मैनेज नहीं हो पाता है. 5 मॉड्यूल अभी मुझे ध्यान है, मई 19 में तो 6 होती थी, एक कम हो गई है, या फिर जो स्टार्टिंग के और आखिरी के निकाल दिए. AS और जो वो जो थोड़े से थे वो निकाल दिए काफ़ी सारे चैप्टर्स, लेकिन काफ़ी वॉल्यूम अभी भी हैवी लगते हैं क्योंकि ICI ने 100 क्वेश्चन और ऐड किए. ऐसा बीच में बता रहे थे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड हुए. तो आपने वॉल्यूम को कैसे मैनेज किया, और क्या आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया, और कैसे प्रैक्टिस की उसकी ताकि पूरा पेपर अटेंड हो? स्टूडेंट्स कहते हैं कि 80 का भी नहीं हो पाता. सर थोड़ा बताइए ना उस बारे में. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम के लिए ना आप देखो, सपोज एक पेज है, उस पेज में कंटेंट दिया हुआ है. आप उस पेज में कंटेंट वाइज आप इफ़ यू रीड प्रॉपरली आपको फील होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपको देख के समझ में आएगा, आपको फील होगा कि उस पेज में सपोज देयर आर 5 पैराग्राफ्स, उसमें 3 पैराग्राफ्स आर लाइक explanation sort of what the 2 paragraphs say.
सो आप जब फर्स्ट टाइम जब रीड करोगे, सो आप फर्स्ट टाइम तो पूरा पेज पढ़े, आपको पता चला कि हाँ दीज 2 पैराग्राफ्स आर नेसेसरी, दिस कंटेन द क्रक्स ऑफ व्हाट द टॉपिक इज और अदर व्हाट द पेज इंटेंड्स टू से. 3 पैराग्राफ्स आर जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन. जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो 3 पैराग्राफ पढ़ के आपको 2 पैराग्राफ का पूरा क्रक्स समझ में आया. सो नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे, सो ऑब्वियसली यू विल फोकस ऑन दोज 2 पैराग्राफ्स ना, यू विल नॉट रीड द एंटायर पेज. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. सो आपका इस तरह से तो 5 पैराग्राफ्स है, सो 60% आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया. एंड सेकेंड टाइम में अगेन व्हेन यू रीड थिंग्स, मतलब एक और चीज़ है, आई विल जस्ट से दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज फॉलो. जब फर्स्ट टाइम करोगे आपको पढ़ के तुरंत क्लिक कर जाएगा. सो आपको लगे हाँ मेरे को आता है, यू मूव अहेड. जब वापस मे बी सम टाइम लेटर, मे बी 1 डे लेटर, आप जब उस टॉपिक अगेन रिविजिट करोगे, ना यू विल बी बर्निंग विद क्वेश्चंस कि हाँ ये तो नहीं आया. मतलब इफ़ आई ट्विस्ट दैट टॉपिक थोड़ा इधर में, सो मे बी आई एम कन्फ्यूज कि हाँ ये ऐसे करना है कि ये ऐसे करना है. सो दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट टाइम में था कि दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ फ्लूक सॉर्ट ऑफ, क्या फर्स्ट टाइम देखा वो आई कॉल इट दिस वर्ड, वो चमक गया एंड देन यू मूव अहेड, बट सेकेंड टाइम जब आप किया तब सेकेंड टाइम में आपको नहीं चमकेगा वो. सो दैट इज़ वाई कि आप फर्स्ट टाइम जब करो, जस्ट आप जैसे ही आपने ख़त्म किया उसको, जस्ट गिव 10 minutes 15 minutes बेस्ड ऑन द ब्रेड्थ ऑफ दैट टॉपिक. एंड उसके बाद में जस्ट रिविजिट द स्टफ कि हाँ सेकेंड टाइम आर यू एबल टू रिकलेक्ट और रिपीट द सेम थिंग अगेन इन द मैनर इन विच यू आर एक्सपेक्टेड टू. इफ़ यू आर एबल टू देन दैट्स फाइन कि वो फ्लूक नहीं था फर्स्ट टाइम वाला. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू देन यू नीड टू अगेन रिविजिट द थिंग बिकॉज फर्स्ट टाइम वाला ऑब्वियसली फ्लूकी था. दैट इज़ वाई आई प्रोसीड. ग्रेट, थैंक यू. एंड अरविंद, आई थिंक सो आपने कुछ स्पेशल इसके अलावा जो आपने बताया एफआर में, आई थिंक सो यही था कि आपको कुछ और कहना है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कुछ एडिशनल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप फोकस फॉर ओनली एफआर, जो कुछ एडिशनल चीज़ कुछ कहना चाहोगे इस पॉइंट पे? Okay, specific thing. So I would say first of all कि if anyone has written papers, so उसमें one will observe कि मतलब basically this is what I observe, आपको एक पेज लिखने में 10 मिनट लगता है. So 10 मिनट में आपको पेज ख़त्म करना है. So द टाइम मैनेजमेंट वाला चीज़, दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक. हम मतलब आई यूज टू ऑलवेज प्रिपेयर कि एग्ज़ाम 180 मिनट्स का होता है. आई ऑलवेज थिंक 150 में आई हैव टू कंप्लीट द पेपर, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करोगे पेपर तो उसके बीच में आपको कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आप छोड़ोगे, 5-6 मिनट लगाओगे, सोचोगे, आपको नहीं समझ में, आप छोड़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो वो वाला क्वेश्चन तो छूट गया. सो उस तरह से आप पूरा पेपर एक बार कंप्लीट करके 150 मिनट्स में आप कंप्लीट करोगे. सो दैट नेक्स्ट 30 मिनट्स यू विल डिवोट टू द क्वेश्चंस विच यू हैव लेफ्ट. सो ऑलवेज इवैल्यूएट योर टाइमिंग for 1.5 minutes per mark. उस तरह से you evaluate. That is what I used to do. Very good, very good. And Arvind, अगर SFM में आते हैं 95 मार्क्स, पहले तो पूछना चाहूँगा कि गोल्ड मेडल कितने मार्क्स से रह गया आपका? I mean, I'm not aware. I have seen एक लड़की का is 98. So उसके ऊपर किसी का है, I'm not aware. से आपका रह गया, कुछ ऐसे याद आता है कि कुछ ध्यान होगा, कुछ छूट गया है या फिर? No, absolutely don't remember anything. 95, great. एंड अरविंद, विल गो द सेम सीक्वेंस. आपने बुक्स कौन सी यूज़ की या फिर आपका गाइडेंस या फिर कैसा था उस चीज़ के हिसाब से, एसएफएम के हिसाब से? क्योंकि 95 में देखें तो आजकल लोगों को कभी 40 नहीं आ रहे एंड कभी टफ पेपर आ जाए तो काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है. सो एसएफएम के लिए इतना अच्छा स्कोर लाना, आप इन्हें कुछ अच्छा बताइए इस बारे में. ओके, एसएफएम का जो मेरा जहाँ से मैंने कोचिंग लिया था, द सेम थिंग आई फॉलोड. मतलब जो भी मटेरियल मिला था, सो दैट थिंग आई फॉलोड, बिकॉज दैट वाज ऑल. जो क्वेश्चन था, बिकॉज एसएफएम इज मोस्टली अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग योरसेल्फ अकस्टम्ड टू द न्यू थिंग्स विच आर इन द डोमेन, विच एक्चुअली कम इन द क्वेश्चन वाला डोमेन. सो दैट वाज कंपाइलेशन, एंड जो भी नया क्वेश्चन आ रहा था, दैट यू ऑब्वियसली लुक इन टू. एंड रिगार्डिंग एसएफएम में अगेन द सेम थिंग आई फेल्ट कि क्वेश्चन देख के आपको इट नीड्स टू स्ट्राइक यू. आपको आंसर समझ नहीं स्ट्राइक करेगा, बट हाउ आई नीड टू अप्रोच दैट थिंग. मतलब बी इट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बी इट अ क्वेश्चन विच डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन, कि आप एक्सप्लेन करो. यू नीड टू नो कि आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना है. सो दैट चीज़ अगेन ऐसे कि वो चीज़ वो चमकने के लिए नीड टू गिव टाइम टू इट. आपको टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा. विदाउट डिवोटिंग टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ आई विल बी एबल टू डू समथिंग करके.
थैंक यू सो मच अरविंद। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर उस पर आ रहे हैं हम सब्जेक्ट पे, जो कि ऑडिट है। इस बार ऑडिट में देखा गया है कि जिससे 215 220 आने के बावजूद, नहीं मीन्स दे आर क्लियरिंग एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप 1 बाय 20 मार्क्स, लेकिन उनके ऑडिट में स्कोर 20 है, 25 है, 29 है। सो दे फील फॉर्चुनेट कि अरविंद ने 58 स्कोर किया, आई थिंक सो अरविंद 52, सो इट्स अ वेरी गुड स्कोर कंसिडरिंग कि बाकियों के रिजल्ट्स के हिसाब से। सो दे वांट कि आपने क्या ऐसा स्पेशल किया, क्योंकि हमने भी पूरी दुनिया ने कंपाइलर किया है, कुछ तो हमने पढ़ा है क्वेश्चन बैंक, वहाँ से तो क्वेश्चन छप के नहीं आए, और छपे नहीं तो हम कैसे कर लेंगे सर, हमें तो कुछ जमा नहीं वहाँ पे, तो अरविंद ने कैसे स्कोर किया? सो प्लीज़ गाइड देम। ओके, सो ऑडिट में जैसे आपने भी बताया, हमने तो कंपाइलर कर लिया। रिगार्डिंग कंपाइलर, इट इज़ लाइक रिपोजिटरी ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव कम। टॉपिक इज suppose what I say, suppose the topic is alphabets. Compiler is क्या है? Compiler is a repository of questions. Question suppose if A to B से A B C D तक आया है, तो compiler में A B C D ही होगा, बट आपका E से Z तक तो छूट ही गया। So compiler, if you are expecting कि I'll rely on compiler, then you are probably not giving your 100% of what it is expected out of you. And regarding the topics which I think are always neglected, is the first is the essays. मतलब half of the people हम जिनसे बात किया, they don't see that एक auditing pronouncements करके book होता है, that is actually the bare text of the essay. मतलब it's actually 500-600 pages, so देख के सबसे पहले तो दिमाग घूम जाता है कि वो क्या है करके। And so essay, मतलब essays everyone knows is most important, it covers around 40-45% of the weightage. So उसको कैसे करें? So उसमें दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। जो भी आपका रेफरेंस बुक है या जो भी आप मटेरियल रेफ़र कर रहे हो, उसमें ऐसे तो होगा। अभी ये होगा कि ऐसे का आपने जिससे लिया है उसमें कुछ एक पोर्शन होगा, बट कुछ पोर्शन उसमें नहीं होगा, जो प्रोनाउंसमेंट का जो बे टेक्स्ट है उसमें होगा। जैसे आप सपोज़ एक मटेरियल रेफ़र कर रहे हो, उसमें ऐसे का आपने कोई एक ऐसे किया, उसमें कंप्लीट हो गया। नाउ आफ्टर दैट जस्ट फ्लिप गो टू दैट प्रोनाउंसमेंट्स वाला बुक, उसमें आप जस्ट चेक कर लो कि ऐसे का कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या एनीथिंग को छूट नहीं गया है करके। अगर कोई छूट गया है तो मे बी यू कैन मार्क इट ऑफ, और यू कैन टेयर दैट पेज इटसेल्फ एंड कीप एंड स्टेपल इट इन द रेफरेंस बुक इन विच यू आर रेफरिंग, सो दैट वो वाला जो पैराग्राफ है आप उसको मतलब रेफर कर लोगे साथ में। दिस आई से बिकॉज प्रोनाउंसमेंट्स, मतलब बोलते कि प्रोनाउंसमेंट से आया तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, इट इज़ नॉट लाइक आउट ऑफ कोर्स, वो आपके कोर्स में ही है। बिकॉज इफ़ यू एनीवन रिमेंबर्स, आप इफ़ यू रिमेंबर Jan 21 में ऑडिट में क्वेश्चन था कि एक फर्म, मतलब क्लाइंट वांट्स टू कंप्लेन टू द फर्म रिगार्डिंग द insufficient or inadequate engagement quality was not up to the mark. So what is the grievance redressal mechanism? That is actually SQC1 का last paragraph. SQC1 is around 40-50 pages in the pronouncements. So unless you flip the pages, unless you make an effort to go into the books which are always neglected, or unless you put in extra effort, then आप कैसे expect कर सकते हो कि मतलब इफ़ आई एम डूइंग, हाँ, बिकॉज इफ़ आई एम डूइंग समथिंग देन आई नीड टू बी श्योर कि आई एम 100% फुल प्रूफ। अब आप फुल प्रूफ नहीं है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि देर विल बी अ लैक्यूना इन योर प्रिपरेशन और वॉट इन योर एग्जीक्यूशन, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आई विल बी ऑन क्लाउड 9. You have to, then you also have to expect some sort of disturbances or variations in your results. Okay. सो अरविंद का ऑडिट के लिए कहना है कि आपको जितनी भी बुक्स मिली पहले उससे 100% कंप्लीट करो, कोई चीज़ छोड़ो नहीं। जैसे SQC का इन्होंने एग्जांपल दिया कि वहाँ से एक लाइन आ गई जो कि 40-50 पेजेस के, जो स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं डालते हैं, लास्ट पैराग्राफ तो ऐसे की पूरी नज़र है कि लास्ट से दे दो क्योंकि आगे तो थक जाएगा बंदा, कहते हैं। सो अरविंद, एक लास्ट पॉइंट आप ऑडिट के लिए एक और बोल दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 20-30 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दे वॉन्ट कि अरविंद सर आए तो हमें 50 तक टच करा दे। ऐसी कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ एडवाइसेस, जैसा आपने बताया 100% पढ़ो। उसके अलावा MCQ है हमारे पास में, MCQ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सॉल्व किया सही होगा कि नहीं। सो वर यू कॉन्फिडेंट व्हेन यू गिव द पेपर? उसके बाद में आपको क्या लगा? और हमें MCQ को पहले करना चाहिए कि हमें डिस्क्रिप्टिव पहले करना चाहिए? कैसे हम अपने स्कोर इंक्रीज कर सके? CA निकल ही नहीं रहा है ऑडिट की वजह से, ऐसा लोगों का कहना है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? रिगार्डिंग योर अप्रोच कि आप पेपर कैसे सॉल्व करोगे, इट अगेन डिपेंड्स ऑन कंप्लीट हाउ यू हैव योर माइंड सेट। बिकॉज सी, आई ऑलवेज say about mindset repeatedly, because what you do in your life is what you have already thought. आप जो सोचोगे आप वही करोगे। So that is the first of all you have to identify कि मेरा
माइंडसेट किस तरह से, या इफ़ माई माइंडसेट इज डज नॉट मैच, आई हैव टू मेंड माई माइंडसेट सो दैट इट मैचेस व्हाट आई वांट टू डू. सो रिगार्ड मेरा कैसे था कि आई ऑलवेज फेल्ट स्टार्टिंग में, बिकॉज आपको लिखने का हैबिट नहीं होता है ज़्यादा. सो स्टार्टिंग में और आपके पास स्टार्टिंग में यू हैव 3 hours विथ यू. सो आप हो सकता है जनरली टेंडेंसी हैपन्स कि आप 4 मार्क के क्वेश्चन में भी यू विल राइट 1-2 pages, you will spend 10-15 minutes. ऐसा काफ़ी होता है जी. आप देन सो दैट इज़ वाई आप 4 मार्क के क्वेश्चन में आप कितना 10-15 मिनट्स लगा दिए, तो आपका तो कितना 3 मार्क का 3 क्वेश्चंस के इक्वलेंट आप टाइम स्पेंड कर दिए एक ही क्वेश्चन में. सो दैट इज़ अगेन अ ब्लंडर. आपको फिर बाद में प्रेशराइज हो जाएगा कि आई एम नॉट हैविंग इनफ टाइम टू कंप्लीट माई पेपर. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि ऑलवेज स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विच हैड हायर वेटेज, हायर मार्क्स. इस ऑडिट में बात करें तो मार्क्स वेटेज इज अराउंड 5 marks, 6 marks और 4 marks. सो ऑलवेज मतलब आई यूज्ड टू स्टिक कि 4 marks है तो एक पेज सफिशिएंट है, बिकॉज 10 minutes यू आर स्पेंडिंग ऑन इट. सो आफ्टर अराउंड you come to around one page or maybe 0.75 page, 3/4 of a page, you move on to the next question, because तब तक आप you have covered the content you should cover. उसके बाद में आप खाली ज्ञान लिख रहे हो, that is irrelevant ज्ञान. So that is why उसके बाद you आगे बढ़ो, बिकॉज इट डजेंट मैटर. जो एग्जामिनर है उसके लिए मतलब इफ़ यू आर राइटिंग टू द पॉइंट, इफ़ यू आर राइटिंग व्हाट आई से ब्रीफ आंसर्स, उसके लिए यू हैव गिवन द कंटेंट विच, बिकॉज आपको जो पहले स्ट्राइक किया दैट विल ऑब्वियसली जो आपने पढ़ा, उसके बाद में आपको जो भी लिख रहे हो दैट इज़ योर अगेन आई हैव स्पेसिफिक टर्म्स, आई यूज़ ग्लोबल ज्ञान. सो ग्लोबल, हाँ, जो भी दिमाग में आ रहा है आप, हाँ, तो वो आप बाद में लिखोगे. सो इफ़ यू आर कंप्लीटेड विथ योर व्हाट आई से लिटरेचर वाला कंटेंट, देन यू कैन स्टॉप देयर एंड यू कैन मूव ऑन. उसके बाद में आपके पास टाइम है, देन यू कैन गिव योर ग्लोबल ज्ञान व्हाटसोएवर. ग्लोबल ज्ञान, गेट. ओके, सो अरविंद, कमिंग टू लॉ, तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे एक्ट्स है, कंपनीज एक्ट है, एलाइड है, इकोनॉमिक लॉस है, और अपने उसमें सिक्योरिटीज एक्ट है. सो पीपल यूजुअली से कि फेमा बहुत बड़ा है एंड जो सेबी के गाइडलाइंस है वो काफ़ी बड़े हैं. अभी तो आई डोंट नो अभी है कि नहीं, आई एम नॉट इन टू टच इट. ओके, सो उसके बारे में बताइए कि लोग बोलते हैं कि इसका वेटेज भी बहुत कम है, इसको छोड़ दें क्या, या फिर इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, एंड कौन सी बुक से आपने पढ़ा है लॉ के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लॉ के लिए लॉ के लिए आई हैव मतलब एक स्पेशल फॉन्ड ऑफ अ थिंग. मतलब होता है ना कुछ चीज़ के लिए आप ईगो पे लेते हो कि मतलब इसने मेरे को हाँ, हर्ट किया है. नहीं हर्ट नहीं किया, यू लाइक इट कि हाँ इसमें आपको नहीं हो सकता है करके. सो लॉ के लिए आपको उस तरह से, पर्सनली मेरे को तो उस तरह से, मतलब बिकॉज आई ऑलवेज फील लॉ इज़ लाइक मतलब मैथमेटिक्स जैसा. आप हर जगह करते हो, दुकान में जाओगे, शॉप में जाओगे, ऑलवेज डू कि इसका प्राइस कितना है, 1+1 2+2 3+3. सो लॉ इज़ ऑल्सो लाइक, अभी आप सिग्नल तोड़ दिए, व्हाट कम्स इनटू योर पिक्चर, लॉ. मोटर व्हीकल्स एक्ट आ गया, ट्रैफिक वाला लॉस आ गया. सो इट्स द सेम थिंग. द प्रॉब्लम विच वी फेस इन लॉ, स्पेशली कंपनी लॉ एंड रादर एनी अदर लॉ, इज बिकॉज in while we are working or in articleship or during anything until now when we study, we are not accustomed to the specific domains or the specific sectors to which the laws are attributed to. For example, FEMA हो गया. Why people find it lengthy? Because not many people during their articleship work into import export. जो import export किया है वो तो बोलेगा कि it's like a cakewalk. Because जो capital FEMA capital account regulations हो गया, current account regulations हो गया, because those people have worked into it, so those people will say हाँ this is easy stuff. So उस तरह से. दूसरा हो गया IBC. Not many people have worked into restructurings or insolvency, liquidation. So they will find कि हाँ IBC is something which is, because it's something new. So that is why we feel अगर कोई चीज़ में we have not had any practical thing, so obviously we'll feel थोड़ा नया है वो, lengthy. So again you have to make up your mind कि आप आगे करोगे. law इज़ लाइक आपको पता है, सो ऑब्वियसली यू विल बी सेफ गार्डेड कि आपको ये चीज़ नहीं करना है. रिगार्डिंग कंपनी लॉ, तो एवरीथिंग यू डू इन योर ऑडिट कम्स आउट ऑफ कंपनी लॉ ओनली. सो डायरेक्टर्स का, एंड रिगार्डिंग वन थिंग, टू कीप योर सेल्फ रादर इंटरेस्टेड विद द लॉ, देर इज़ एक्चुअली वेबसाइट कॉल्ड बार एंड बेंच और लाइव लॉ. उसमें यू कैन जस्ट गो एंड, याद उसका व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होता है, उसमें यू कैन गो एंड उसमें हर एक जो जजमेंट्स है या वॉट एवर हैपनिंग्स आर देयर, मतलब केसेस आर देयर, उसका जस्ट ये आता है
नोटिफिकेशन सॉर्ट ऑफ आता है या अपडेट्स आता है कि हाँ ऐसे हुआ, इस केस का ऐसे हुआ। सो अभी करंट केस ये आया, आईबीसी में भी नया जजमेंट ये आया है। सो उससे क्या होगा कि आप सपोज अभी पढ़ा कि दिस इज़ ये ऐसे होता है, सपोज लिक्विडेशन का ऐसे हुआ, बट आप प्रैक्टिकली देखोगे सो मोस्ट ऑफ द केसेस आर स्टिल पेंडिंग आफ्टर 330 डेज। सो आपको सो यू विल बी इंटरेस्टेड कि प्रैक्टिकली में ऐसा होता है, दैट विल जनरेट मोर इंटरेस्ट आउट ऑफ यू। रीड जजमेंट्स, जैसे इफ़ आई कैन कोट जजमेंट, जैसे 2 मंथ्स पहले एक अंतरिक्ष का एक जजमेंट आया था। मतलब इट वॉज बेसिकली बिटवीन अंतरिक्ष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दैट वाज अ कंप्लीट रिविजन ऑफ जो ऑपरेशन नहीं इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर, उसका कंप्लीट रिवीजन था। सो यू विल एक्चुअली जब आपने सेक्शंस पढ़ा तो आपको आइडिया आया कि आरओसी आपके पास इंस्पेक्शन करेगा, आपको नोटिस भेजेगा ये। बट जब उधर जजमेंट में पढ़ोगे, इट्स नॉट मोर देन 10 पेजेस, जजमेंट में पढ़ोगे तो यू विल एक्चुअली सी कि हाँ ये इस तरह से होता है। छोटा छोटा प्रोविजोस जो होता है, जो वी ऑल से कि हाँ ये तो होता ही है, उसके बेसिस पे द केस एक्चुअली टेक्स अ यू टर्न। सो यू एक्चुअली फील अम्यूज्ड आउट ऑफ इट। सो दोस्तों, आपने सुना कि अरविंद ने जितनी भी हो सके लॉ को 90% या फिर उससे बहुत ज़्यादा या फिर कम इन्होंने प्रैक्टिकली लिंक किया। जैसे आपको बताया कि जो केस लॉस आप देख सकते हो, जजमेंट्स, और जैसे कि मैंने अपने टाइम पे रेरा जो था हमारे ऑफिस में था, सो मैंने भी वो पढ़ा ही नहीं। सो हाँ, इकोनॉमिक लॉ में रेरा है तो कितनी हेल्प हो जाती है उससे। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे तो आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर वॉल्यूम नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा फिर तो आ रहा है अंदर से। मेमोराइज करने के लिए तो एफर्ट देना ही पड़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज अनडिस्प्यूटेड, यू हैव टू गिव द एफर्ट। बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि आप एफर्ट किस चीज़ में दे रहे हो। फर्स्ट थिंग, इफ़ यू डोंट लिंक इट प्रैक्टिकली, इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली लॉ और स्पेसिफिक रिलेटेड टू एकेडमिक्स, इट्स विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। आप जब तक उस चीज़ को प्रैक्टिकली लिंक नहीं करोगे, आपको वो चीज़ एज अ लिटरेचर सॉर्ट ऑफ लगेगा, एंड ऑब्वियसली यू विल फील द बर्डन कि आई हैव टू मेमोराइज 100 पेजेस, rather 100 I have to memorize 10-15 pages. Please add about quoting sections, case laws and all, and how it is कितना मुश्किल होता है याद करना, काफ़ियों को डिफिकल्ट जाता है। देखो, सेक्शन नंबर्स आई ऑलवेज हैव अ नैग ऑफ रिमेंबरिंग सेक्शन नंबर्स। मतलब सी व्हेन आई स्टडी, आई फर्स्ट थिंक ऑफ सेक्शन नंबर एंड देन आई कम टू द टेक्स्ट ऑफ व्हाट द सेक्शन सेज। सो हाँ, ऑब्वियसली देन एग्जाम में तो होगा ही, आपको कन्फ्यूजन होगा वो 45 है कि 46 है, उस टाइम पे आप छोड़ दो। बट ऑब्वियसली आपको अगर इफ़ यू आर श्योर यू हैव रिमेंबर्ड इट, देन ऑब्वियसली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन कोटिंग। एंड रिगार्डिंग सेक्शन नंबर कोट करने से मार्क्स मिलता है या कटता है, दैट आई एम नॉट श्योर। आई हैव हर्ड कि मार्क्स मिलता है, या मतलब इट डज नॉट कैरी एनी वेटेज। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि इट कैरीज वेटेज। सो ऑलवेज बी ऑन अ सेफर साइड, मेमोराइज द सेक्शन numbers. If you remember it, very good. If you don't remember it, try as per the section. That's cool. Great. थैंक यू अरविंद। नाउ कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा तो SCMP, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक्चुअली जो पहले कॉस्टिंग हुआ करता था, आप जानते हो कि टोटल मारो, उसके ऊपर अमाउंट लिख दो। आजकल कहते हैं कि 1 मार्क आपको कंप्यूटेशन में, 9 मार्क एनालिसिस पे। सो आई नो कि आपका एनालिसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने पढ़ाई कैसे की, आपने बुक्स कौन सी यूज़ की, ऐसे का मटेरियल के बारे में आप कुछ कहिए। और स्टूडेंट्स को बहुत डर है, नए क्वेश्चंस काफ़ी ऐड हुए। आपने सुना है केस स्टडी डाइजेस्ट आई, न्यू स्टडी मटेरियल को अमेंड करके उसमें 50-60 क्वेश्चंस ऐड किए। सो दे आर वेरी टेंस्ड अबाउट वॉल्यूम। चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो 5-5 पेज के जा रहे हैं। सो आप जैसे आपने अकाउंट्स के लिए बताया कि आप पैराग्राफ कम कर सकते हो, SCMP के लिए कुछ बताइए इन्हें। ओके, SCMP का फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम टू थिंग्स मतलब स्लोली, बिट बाय बिट। सो फर्स्ट, एनीवन हैज़ डन क्लास 12th, सो उस क्लास 12th में देयर इज अ स्टेट बोर्ड में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड OC, ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स, एंड इन CBSE में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस स्टडीज। These 2 subjects are completely memory based. You have to memorize. So I felt कि आपको SCMP फर्स्ट आपको अप्रिशिएट करने के लिए you have to memorize the things. जब आप मेमोराइज किया, जब आपने सपोज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का चैप्टर हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के चैप्टर में इफ समवन विल थोड़ा टाइम दे के, इफ समवन विल गो थ्रू दैट चैप्टर, ही विल फील कि फर्स्ट दे हैव गिवन what is the steps involved, because everything they have broken down into steps now, so that is why people feel it is very voluminous something. They are given step 1, step 2, step 3, step 4. ठीक है, step 1 is like identify करो, step 2 में उसको evaluate करो, step 3 में analyze करो, step 4 में conclude करो। उसी steps को they have broken down into sub steps, फिर then they have broken down into further sub steps. So that is why. So उस चीज़ में what one can do is कि first of all तो
कंसिडर इट एज कि आपको वो मेमोराइज करना है. बिकॉज आप सपोज कोई केस स्टडी पढ़े हो, सो उसमें वो पढ़ते समय आपने पढ़ लिया 5-6 मिनट्स में भी 7-8 मिनट्स लेके आपने केस स्टडी पढ़ लिया, 2-3 पेजेस पढ़ लिया, देन आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सपोज इट्स अबाउट सप्लाई चेन. अभी आपको क्लिक करेगा हाँ सप्लाई चेन में क्या होता है, मतलब इफ़ यू हैव नॉट मेमोराइज, वाई ऐसे मेमोराइज, आई विल कम टू इट. बिकॉज वाई हाँ आपने जब सप्लाई चेन का पढ़ा, आपको क्या क्लिक करेगा, आपको करेगा कि हाँ वेंडर से आया, फिर उसके बाद में इधर से आगे बढ़ा, पूरा जो वैल्यू चेन है उसमें आगे बढ़ा. बट व्हेन यू हैव मेमोराइज, यू नो द सप्लाई चेन में देर इज़ अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में भी देर आर फर्दर कैटेगरीज. कस्टमर बेस्ड हो गया, योर फर्दर इंटीरियर सप्लाई चेन हो गया, इंटरनल सप्लाई चेन हो गया. सो क्योंकि नाउ यू हैव, सिंस यू हैव मेमोराइज द थिंग्स, नाउ यू कैन गिव द सेम रिस्पॉन्स as step 1 का further steps. So that is how it will be beneficial. Because आप just उसको as a story जैसा पढ़ोगे, so आपको step 1 पता रहेगा, हाँ सप्लाई चेन है, उसका डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, बट डाउनस्ट्रीम का भी देर आर फर्दर कैटेगरीज, उस कैटेगरीज का भी देर आर फर्दर सब कैटेगरीज. सो आप सब कैटेगरीज तक पहुँच नहीं पाओगे. सो आप सब कैटेगरीज तक पहुँच नहीं रहे हो, एंड ऐसे आपको सब कैटेगरीज तक पहुँचाना चाह रहा है, देन फिर देर इज़ अगेन अ मिसमैच बिटवीन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज़ बीइंग डिलीवर्ड. सो देन अगेन दैट गैप is being reflected in your outcome. एंड अरविंद, अभी क्या हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. अगर आप देखोगे तो लोग कहते हैं कि SFM का 3 क्वेश्चंस और कॉस्टिंग का 1 क्वेश्चन ऐसा मैच करते हैं उसे, मतलब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है क्वेश्चन के अंदर में. आप उसके रिगार्डिंग कुछ कहिएगा और बताना कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे या फिर आपने जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट है उसमें 12 क्वेश्चंस है, तो आपने सारे क्वेश्चंस देखे थे या फिर आपने सिर्फ समरी बुक बना के आपने पढ़ाई की थी, आपने कैसे पढ़ाई की थी? See, first of all, I'll start with an example of what you said regarding balance scorecard. बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या है, आपको 4 कैटेगरीज है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ कौन से कैटेगरी में आता है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है. नाउ इफ़ यू गो इनटू प्रैक्टिकल, यू कैन हैव इंटरप्रिटेशंस कि हाँ आई फील दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स दिस, सो आई विल पुट इट इन दिस कैटेगरी. बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रैक्टिकल, यू आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. सो आपको वही इंटरप्रिटेशन में देना है जो वहाँ पे दिया हुआ है. सपोज समथिंग कम्स इनटू फाइनेंशियल, इट हैज़ टू गो इनटू फाइनेंशियल, यू कैन नॉट से कि इट कम्स इनटू कस्टमर. सो उस तरह से रिगार्डिंग बैलेंस स्कोर कार्ड में कि 12 क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट बैलेंस स्कोर कार्ड में तो क्रक्स क्या है, क्रक्स यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज़ कौन सा कैटेगरी में आता है. हाउ मच टाइम डज दैट टेक. सपोज कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, या सपोज प्राइसिंग हो गया, प्राइसिंग आपको लगेगा फाइनेंशियल में आता है, आपको लगेगा कि वो कस्टमर में भी आता है. सो बट आई गेस इट इज़ गिवन इनटू कस्टमर थिंग. सो आप कस्टमर सो जस्ट मेक अ लिस्ट ना कि ये कैटेगरी में ये चीज़ आता है. सो दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट क्रक्स इज जस्ट टू आइडेंटिफाई, एंड बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन यू विल गिव आउट योर कंक्लूजन. तो आप क्वेश्चन देख लिया, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये चीज़, सपोज कोई नया चीज़ मिलेगा, यू आर नॉट श्योर, आपने सोचा कि मे बी वो सपोज इंटरनल में आता है, बट इट कम्स इनटू अगेन समथिंग एल्स, कस्टमर या फाइनेंशियल, यू नोट इट, आपने नोट कर लिया कि हाँ वो इंटरनल में आता है, ओवर. आपको वो क्वेश्चन अभी वापस से देखने का तो टाइम, मतलब देयर इज नो पॉइंट, एंड यू हैव मेड अ रिपोजिटरी कि आप एग्जाम के जस्ट पहले आप ये चीज़ देख, वो वाला व्हाट आई कैन से, आपने जिस पेज में नोट कर लिया आप वो चीज़ देख लिए. सो हाँ नाउ यू आर श्योर कि आई वोंट बी कन्फ्यूज्ड, बिकॉज यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, बट यू हैव टू गिव द इंटरप्रिटेशन इन एग्जाम, यू हैव टू गिव द इंटरप्रिटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ एक्सपेक्टेड. So in that way you can proceed with it. ओके, सो थैंक यू सो मच. एंड हम आगे चलेंगे इलेक्टिव के ऊपर में. आप सबको आपने कौन सा इलेक्टिव लिया था? लॉ था. सो लॉ में तो ऐसे लग ही रहा था. सो इलेक्टिव के बारे में ज़रा बताइए कि आपने इलेक्टिव क्यों चूज़ किया. जैसे आपने बताया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा था जहाँ पे आपने आर्टिकलशिप की, एंड व्हाट वाज योर स्कोर एंड हाउ मच टाइम दैट यू गेव टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन. 4 घंटे का होता है. सो अरविंद आपको बुक खोलने की नीड पड़ी कि नहीं, क्योंकि लॉ में काफ़ी मास्टरी हासिल की उन्होंने. सो अरविंद विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. बुक खोलने का तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ा, बिकॉज सी इकोनॉमिक लॉस इज जस्ट द सेम एज वॉट योर इन योर पेपर 4. अब जस्ट डिफरेंस यही है कि पेपर 4 में यू हैव टू मेमोराइज द एंटायर लैंग्वेज, बिकॉज अनलेस यू गिव द लैंग्वेज इज, शाल, विल, कॉमा, फुल स्टॉप से भी देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस. सो यू हैव टू
नो, वंस यू गेट द हैंग ऑफ दैट लैंग्वेज देन यू विल ऑब्वियसली पुट इट इन, आप वही लैंग्वेज लिखोगे, बट टू गेट दैट हैंग ऑफ दैट लैंग्वेज यू हैव टू फर्स्ट मेमोराइज. मतलब बिकॉज शैल एंड विल, शैल उससे इंटरप्रिटेशंस चेंज हो जाता है. सो फर्स्ट यू हैव टू मेमोराइज, देन उसके बाद में आपको जब वो हैंग लग जाएगा ना, देन इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड और अदर इंटरप्रेट व्हाट द लॉ मेकर इज एक्चुअली ट्राइंग टू से. नाउ रिगार्डिंग इकोनॉमिक लॉस में यू डोंट हैव टू मेमोराइज, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट द सेक्शन सेज, दिस इज़ व्हाट द क्या बोल, दिस इज़ व्हाट इज़ इंटेंडेड बाय द लॉ मेकर. आपको ये पता है दिस इज़ व्हाट इज़ इंटेंशन. हाँ, सेकेंड आपको ये चीज़ पता है कि वेयर कैन आई लोकेट दिस. सपोज बिकॉज लॉ, if anyone has opened Bayer Act is never 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bayer Act is first chapter first हमेशा, if everyone, because हर किसी को पता है section 1 is title, section 2 is definitions, फिर section 3 का आता है applicability पे. So उस तरह से chapters divided होते हैं. So आपको ये चीज़ पता है कि हाँ, second you have to get to know कि आपको ये पता है where do I locate it. वो हाँ, वो आपको आएगा when you have gone through the law, when you have gone through the rather what I can say, your book, your Bayer, you can refer whatever you want. So आपको interpretation, yeah, that's what I did, because again I'm saying it's absolutely a very user friendly book. मतलब there is absolutely complete difference between what it was earlier, because I have seen what it was earlier and now what it is right now. It's absolutely very user friendly. So उस चीज़ में अगेन इट्स द सेम थिंग, आपको लोकेट करना आना चाहिए कि दिस इज, दो चीज़ें आना चाहिए. फर्स्ट आपको ये व्हाट इज़ बीइंग इंटेंट, द इंटेंट लॉ का मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट सेक्शन, व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कन्वे, एंड सेकंड वेयर डू आई लोकेट इट. आपको ये दो चीज़ आ गया, आई डोंट सी व्हाट इज़ द थर्ड थिंग इन लॉ टू डू एक्सेप्ट इन इकोनॉमिक लॉ पर्टिकुलर. थैंक यू सो मच. सो लोकेट करते आना चाहिए और समझ में आना चाहिए लॉ मेकर्स का इंटेंशन, ताकि कोई भी केस है तो आप उसको इंटरप्रेट करके अच्छे से लिख पाओ. एंड अरविंद, इंडेक्स वगैरह आपने बनाया था कि आपको पहले से श्योर था, क्योंकि टाइम कम होता है, दन लिखते हैं लोग. इंडेक्स हाँ, इंडेक्स राइट, you have to prepare it as per your convenience. मतलब कुछ लोगों को जो मतलब रेडीमेड इंडेक्सेस आते हैं, दो पीपल फील कन्वीनियंट विद दैट, सो यू कैन गो विद दैट. फॉर मी मतलब आई प्रिपेयर इंडेक्स इन अ वेरी कंसाइज मैनर, बिकॉज मतलब हम एक पेज में ही करते हैं एंड इट्स वेरी एब्सोल्युटली वेरी स्केची, वेरी रफ. सो मतलब कोई और देखेगा तो उसको लगेगा कि कोई कचरा करके क्या है, बट आई अंडरस्टैंड इट. हाँ, मेरे को समझ में आता है कि दिस एक पेज से ही आई डू इट. सो उस तरह से आई मेक अप माई इंडेक्स एंड मतलब आई यूज सिम्बल्स बिकॉज आई नो what आई एम कंफर्टेबल विद. फॉर एग्जाम्पल एंड के लिए आई यूज़ जो एम्परसेंट वाला होता है, किसी दूसरे बड़े वर्ड्स के लिए जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उसके लिए आई यूज़ सर्टेन सिम्बल्स. सो उससे आई नो कि दिस इससे ये है, एंड सो उससे मेरा स्पेस भी कम होता है. एंड एग्ज़ाम के टाइम रादर इन दोज, जब एग्ज़ाम दे रहे उस टाइम पे वो पेपर फ्लिप करने में इट टेक्स टाइम, बिकॉज उस टाइम पे सेकेंड्स इवन मैटर. सो अब एक पेज में यू हैव एवरीथिंग इन एट योर ग्लांस, सो यू फील कंफर्टेबल विद इट. तो उस तरह से. थैंक यू. एंड लेट्स मूव टू डीटी. लोगों को काफ़ी खौफ होता है. आज अरविंद आपका खौफ पूरा दूर कर देंगे. इन्होंने मुझे पहले ही कहा सर मुझे बोलने देना डीटी में. सो अरविंद 35+ चैप्टर्स आई थिंक सो इन डीटी, एंड अगर तोड़े तो उसको अंदर के, एंड हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी काफ़ी वॉल्यूम है, केस लॉस है, सेक्शंस है, इतना वॉल्यूम है. और लोग आजकल ढूंढ रहे हैं कुछ तो मिल जाए यार, मतलब जिससे पास हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए. इसमें आपका अप्रोच क्या था डीटी के लिए? अगेन डीटी के लिए आपने जैसे बताया 34 चैप्टर्स हैं. आई डेंट सी इट दैट वे, आई सॉ इट एज 5 थिंग्स. फर्स्ट इज पीजीवीपी, सेकंड इज असेसमेंट्स, थर्ड हो गया आपका ये क्या बोलते हैं अदर सोर्सेज कैपिटल गेन्स, फोर्थ हो गया इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिफ्थ हो गया आपको डिडक्शंस वाला. सो देयर इज 5 थिंग्स. उसके 5 ट्रस्ट वगैरह सब अदर सोर्सेज में आ गया. हाँ, अदर सोर्स कैपिटल गेन ट्रस्ट वो सब उसमें आ गया. सो आई सी इट दिस वे एंड दिस इज द वे आई ऑलवेज डू. मतलब आई स्टार्ट पीजीवीपी, आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 28, I'll end with जो 44C, I'll end with 44C, and this I do it at a stretch. I don't see like कि हम depreciation किया then उसके बाद में I'll do something else. So उस तरह से I don't proceed. हम ऐसे ही करते हैं. So and again direct tax also it's again basically law. आप मतलब you have to मतलब like the subject ना, you cannot be कि you cannot feel it as a burden. You cannot, if you are feeling something as a burden, you can never expect कि I love it. Right. मतलब
इवन ड्यूरिंग द किड्स, मतलब हर किसी को ही होता है ना कि जब खेलने बोलो तो हाँ पूरा दिन भर खेल सकते हैं, जब पढ़ाई करने बोलो तो हालत ख़राब हो जाता है, मेरा भी होता था. सो यू हैव टू लाइक इट ना. आपको इफ़ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन इट देन यू विल ऑब्वियसली लाइक डूइंग इट. एंड ये नहीं होगा कि आपको हर एक चीज़ ईजी लगेगा वंस यू लाइक इट, वो नहीं होगा. इट विल ऑब्वियसली बी कंप्लीट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस. You'll have the moments where you'll feel like you want to tear the pages. You'll have the moments where you'll feel like हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा, हम बुक जला दें. उस तरह से भी आपको होगा. होता है ऑब्वियसली, बिकॉज वंस यू लाइक इट आपको वो चीज़ होगा कि हाँ मतलब आई वॉन्ट टू डू गुड इन इट. यू रादर क्या आपको यू डिज़ायर टू डू गुड इन इट. एंड जब आपको नहीं हो रहा है वो मोमेंट्स पे, तो ऑब्वियसली इट्स कॉन्ट्ररी टू वॉट यू आर डिज़ायरिंग. So obviously you'll feel that frustration, but that's again part and parcel of what the process is. The crux is you don't have to see it as a burden. You have to identify कि हाँ if it is difficult for me, I have to devote sufficient time to it. You cannot expect कि हम 5 महीने में सब कुछ ही कर लेंगे and उसके बाद में I'll pass with flying colors also. You have to devote time. So devote time, चीज़ों को लाइक करो, अपना जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट जगाओ पहले, फिर ही तो पढ़ पाओगे. मतलब इन शॉर्ट अरविंद का यही कहना है, इंटरेस्ट जगाने के लिए. इट्स नॉट लाइक कि समवन विल टेल यू कि हाँ इंटरेस्ट जगाओ इसमें. बिकॉज हम जो लॉ का करता था, नोबडी टोल्ड मी. दैट्स प्योरली बिकॉज हाउ एल्स आर यू गोइंग टू अप्रिशिएट कि फेमा क्या बोल रहे हैं, अनलेस आपको कैपिटल अकाउंट हाँ ये आप यही चीज़ कर सकते हो. फॉर दिस यू कैन बाय द फॉरेक्स, फॉर दिस यू कैन सेल द फॉरेक्स. आप फॉरेन में लैंड खरीद सकते हो, उसके लिए आपका लिमिट से होता है. अनलेस यू लिंक इट प्रैक्टिकली कि हाँ इफ़ आई वुड बी देयर व्हाट वुड आई डू. सेम विद DT असेसमेंट्स में, स्पेशली पेनल्टीज वाले टॉपिक में. अभी आप रिटर्न नहीं भरोगे, अगले असेसमेंट कंप्लीट तक रिटर्न नहीं भरोगे तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी हो जाती है. सो इट्स अगेन मतलब पढ़ने के लिए जब आप जस्ट एज अ लिटरेचर पढ़ रहे हो तो कहते हाँ 10,000 की पेनल्टी है, याद करो आगे पढ़ो. बट आप जब उसको थोड़ा जस्ट प्रैक्टिकली फील करोगे आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यू डिडंट फाइल योर रिटर्न. इवन दो आपका इनकम मे बी 3 lakhs 5 lakhs होगा, उसके लिए आपको 10,000 देना पड़ेगा. सो इट्स द सेम. उस तरह से यू हैव टू feel it. Okay, great. Feel it guys. Okay, so अरविंद जब DT के MCQs के मुझे फोटोज़ भेजते हैं स्टूडेंट्स इतने बड़े, ऐसे सर बहुत तकलीफ होती है पढ़ने में, ये होता है वो होता है. सो अरविंद आपने DT के MCQs और IDD के लिए भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, दोनों के MCQs के लिए कैसा अप्रोच है, क्योंकि हमारे लिए एक आप एडवांटेज कहेंगे कि डिसएडवांटेज MCQ होने की वजह से हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, कुछ छोड़ नहीं सकते, और चीज़ की हमें यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिलता है. सो यहाँ पे जो कहते हैं कि राइटिंग का जो हमारी जो लैंग्वेज है, लिखने का स्टाइल है वो गलत हो जाए, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे MCQs को कवर करने के लिए. और आपने कौन सी बुक MCQ के लिए रेफर की थी, या फिर आपने सिर्फ जो कहते हैं कि बेयर एक्ट या फिर बुक्स के हिसाब से आपने MCQ के लिए तो ICA हैज गिवन यू 100 केस स्टडीज का मार्केट एंड सर्चिंग फॉर MCQ बुक्स, 2000 MCQ, 5000 MCQ. सो इफ समवन कैन सॉल्व 2000 देन वन शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. बिकॉज आप छोड़ के MCQ के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते 40 है 30 है ऐसे. नहीं, MCQ से 30 मार्क का तो MCQ आएगा. आप MCQ करके तो पास भी नहीं हो पाओगे. एंड रिगार्डिंग आप MCQ कर भी लिए, आप 5,000 2,000 भी कर लिए, सो देयर वुड हार्डली बी अ स्कोप कि आप 30 मार्क्स में से 20 स्कोर कर पाओगे. बिकॉज ईच MCQ इज 2 मार्क्स. एक भी गलत कर दिया तो यू हैव लॉस्ट 2 मार्क्स. काफ़ी इंपॉर्टेंस होता होगा ना MCQ में जब आप कहते होंगे, या काफ़ी डिटेल में अंदर जाना. या जैसे हमारे टर्म में देयर वाज केस स्टडी था 2 pages का, 1.5 pages का था. वो पढ़ के तो एकदम समझ में नहीं आया, क्या लिटरली समझ में नहीं आया क्या था. मतलब इट वाज समथिंग अबाउट डिविडेंड्स, मतलब रेड हुआ है एंड फिर सर्च सीजर हुआ है एंड फिर पता नहीं क्या, एकदम समझ में नहीं आया. हाँ कुछ समझ में नहीं आया. आई स्पेंड 10 minutes इन इट, एकदम इट वाज लाइक क्या है ये करके. बट वंस आई रेड द क्वेश्चंस, उसमें इट वाज क्वेश्चंस वाज ऑफ 2 मार्क्स. 4 मार्क मतलब 2 MCQs का ही आई रिमेंबर, सो उसका ही हम बताएगा. सो 2 क्वेश्चन ऐसा था, उसमें एक क्वेश्चन था विच वॉज उसका आंसर वुड बी डबल ऑफ व्हाट द प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर. सो उसमें आप मैच करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है. सो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू हैव टू ऑब्वियसली फाइंड वेज टू कि हाँ, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप करना पड़ेगा. दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. अदर केसेस में MCQs like ICA has given you 100
100 MCQs ना 7 नहीं 100 MCQs एंड 30 केस स्टडीज़ है राइट या सो मतलब वो एक बार कर लो एंड उस करने के बाद में इफ़ यू फील कि हमको कुछ और करना है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड आई कैन से कि यू वोंट फील ओके ग्रेट सो अरविंद कमिंग टू आईडीटी लास्ट सब्जेक्ट फॉर सीए फाइनल दोस्तों इसमें अरविंद अपने पहले डीटी और आईडीटी का दोनों का स्कोर कह देगा हमसे डीटी का स्किप हो गया है उसके अलावा अरविंद आप मुझे आईडीटी में बताइए एफटीपी एक है जो कि शायद 4 मार्क्स का वेटेज रखता है उसके अलावा स्टूडेंट्स को कस्टम में डाउट होता है एफटीपी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा लेकिन आईसीए क्या करती है पहले बोलती है 4 मार्क का वेट है तो स्टूडेंट बोलते हैं 4 का क्या करूँगा मैं 120 का पेपर है छोड़ देंगे उसको लेकिन आईसीए उसको एमसीक्यू के फॉर्म में दे देती है और काफ़ी फिर डिस्टर्ब होता है सो आप कभी भी कोई चीज़ सजेस्ट करोगे कि कोई चीज़ छोड़ दो क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है एंड कस्टम्स के लिए भी आप बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए हमें सी अगेन हम जैसे डीटी में बताया कि आई डिवाइडेड माई डीटी complete syllabus into only four 5 categories. So similarly in GST, IDT also I did it into एक हो गया GST and दूसरा हो गया customs because ये FTP का जो कंटेंट है वो क्या है मेरा हाँ फॉरेन पॉलिसी हो गया दैट्स ऑल इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू योर कस्टम्स का मतलब आपको इंपोर्ट करने पे ही आप ये आई डोंट रिमेंबर हाँ सो उस तरह से तो customs is one category and GST is another category. Now regarding customs में मतलब problem क्या हो सकता है I can't fathom actually because it's again like कि अपने IPCs में भी तो सेम ही चीज़ किया है जो एक्साइज था it was the same thing आपके पास गुड्स आ रहा है so आप उसको किस तरह से वैल्यूएशन होगा या प्रोसीजर्स क्या होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का and if someone wants one can also even relate this to जो current account regulations है FEMA का because those are again closely related to it procedural wise so that is how you can do it one can do it rather थैंक यू अरविंद और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी भी बात थी सबने नोट की है काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे स्टूडेंट्स एंड दोस्तों अगर आपको अरविंद से हमारी जितनी भी बात है वो पसंद आई तो प्लीज़ इन्हें थैंक यू ज़रूर कहिएगा अरविंद के लिए आप नीचे कमेंट में सेक्शन में आप लिख सकते हैं अरविंद सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद मैं आपको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं सारे पॉइंट्स नोट करेंगे अभी अरविंद आपको अपनी लाइफ में अरविंद आपने जितना भी टाइम सीए को दिया है आपने जो स्टडी किया है हम बस चाहते हैं कि जितने भी सीए स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो भी आपको देख रहे हैं वो कभी फेल ही ना हो ऐसा आपके पास में कोई सीक्रेट है जो आप कुछ पॉइंट्स में कुछ एडवाइसेस उन्हें देना चाहेंगे जो आप कंप्लीटली इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते भाई इतना कर लो गारंटी हो जाओगे क्यों टेंशन लेते हो छोटी छोटी बात पे गारंटी तो मैं दे नहीं सकता खुद के लिए मैं गारंटी नहीं था कि मतलब गारंटी सी इट्स लाइक कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपको ये चाहिए आपको ये क्यों चाहिए राइट सो अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर माइंड सो हाउ कैन यू आप एग्जीक्यूशन उसको कैसे दोगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये करना है मेरे को ये क्यों करना है एंड मेरे को ये फिर कैसे करना है सबसे पहले तो आप सोचोगे देन उसके बाद में यू विल गो इनटू एग्जीक्यूशन सेकेंड चीज़ हो गया आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से पूछोगे विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग for enabling them or rather which makes them confident everyone will say it's the equipments or it's the tools which they use so उसी तरह से आप कौन सा बुक रेफ़र कर रहे हो आप क्या पेन यूज़ कर रहे हो आप किस तरह से स्टार्ट कर रहे हो आप बिकॉज योर D-Day इज़ योर एग्ज़ाम डे राइट सो आप उस दिन के पहले आप किस तरह से आपका माइंड सेट होता है सम पीपल फील एंक्शियस फॉर एग्जाम्पल मेरा केस है कि आई फील थोड़ा anxious sort of so I always make myself in a sober mood exam के पहले I don't get into much of ups and downs emotionally I maintain myself in a sober mood that's what enables me to keep my focus intact you try to carry yourself in so that is कुछ लोगों को होता है कि they are emotionally driven during those time तो बीमार हो जाते हैं काफ़ी लोग हाँ तो that you have to identify कि if I am more of कि आई कैन मतलब मेरे को मैनेज होता है कि सपोज़ मेरे को मतलब एग्ज़ाम के पहले आई फील एंक्शियस सो मेरे को वो मैनेज होता है कि आई मेंटेन माई सेल्फ थोड़ा काम उस तरह से कुछ लोगों को इट डजेंट मैटर फ़र्क नहीं पड़ता है सो दे इफ़ दे आर ज़बरदस्ती ट्राइंग टू बी कि हाँ ये किया है सो आई विल ऑल्सो डू सो यू उस तरह से नहीं चले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एवरी वन हैज़ देयर वीकनेसेस इवन आई हैव प्लेंटी ऑफ देम बट यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट जैसे
आई ऑलवेज फील कि मेरा मेमोरी, आई हैव अ गुड मेमोरी, सो मेमोराइजिंग में आई डोंट फील मच ऑफ अ प्रॉब्लम. बट व्हेन इट कम्स टू कैसे बोले हम, Explain the things. right, no, not explaining the things, but when it comes to something which comes around the clock, मतलब थोड़ा घुमा के आया, so ये नहीं है कि नहीं आएगा, ये कि थोड़ा टाइम लगेगा. Because how I do is even when I am revising, suppose मतलब suppose A to G, I always use alphabets in my examples. Suppose A to D हो गया, suppose आंसर वो सपोज इस क्वेश्चन में आई एम रिवाइजिंग, उस क्वेश्चन में सपोज सी के बारे में पूछा है, आई स्टार्ट फ्रॉम ए, बी, देन कम टू सी. आई ऑलवेज फॉलो कि वो पूरा प्रोसेस, बिकॉज से एवरी टाइम यू अगर बी के बारे में पूछा या सी के बारे में पूछा या डी के बारे में पूछा, आपको एक सारा चीज़ वापस से रिकलेक्ट हो रहा है. या ऑलवेज गो विद द चेन, आई ऑलवेज हैव दैट फ्लो वाला चीज़. सो उस तरह से आई डू. सो देयरफॉर उस चीज़ में मेरे को टाइम लगता है. इफ समथिंग पीछे का कुछ आ गया, लेंदी आ गया, या आई ऑलवेज, हाँ, सो दैट वाज माय प्रॉब्लम. सो एग्जाम यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आपको हर एक चीज़ करो पूरा. सो यू हैव टू चेंज योर अप्रोच ऑल्सो इन दैट केस. सो आई हैड टू थोड़ा ब्रेक दैट सीन. आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम यू. आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल विद इट. आई वॉज फीलिंग मतलब 1-2 हफ्ता तो हमको एकदम लगा कि था कि नहीं हो रहा है करके. बट स्टिल दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. सो यू हैव टू आपको फ्रस्ट्रेशन होगा. जैसे अर्लियर ऑल्सो सेट कि आपको कुछ टाइम पे ऐसे लगेगा कि आपको बुक फाड़ के फेंकते हैं, बिकॉज आई स्पीक वेरी ब्लंटली. हाँ, सो आपको उस टाइम पे लगेगा कि हाँ मतलब लिटरली आई वांट टू टीयर द पेजेस अपार्ट. बट एट दैट टाइम यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू कंटिन्यू विद इट, बिकॉज द डिफरेंस इज ओनली बिकॉज द डिफरेंस लाइज इन ओनली कि एवरीवन विल फील द पेन्स. सबको फ्रस्ट्रेशन होगा एंड हैवी फ्रस्ट्रेशन होगा. बट a person who holds the nerve in that during those frustrating times, and the person who just says कि हाँ अभी मेरे को नहीं हो रहा है, बंद करके कुछ और करेगा, that only makes the difference. थैंक यू सो मच अरविंद, थैंक यू सो मच. काफ़ी ज़्यादा आपने मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को, काफ़ी गाइडेंस मिला होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको काफ़ी लर्निंग्स यहाँ से मिली होंगी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फनी क्वेश्चन का ये, बाकी 100 बार मेरे को बोलते हैं अरविंद से पूछना. अरविंद, अभी 1000 बार लोगों ने बोला है कि 11-12 से ईजी होता है CA. आपका तो पूरा CA निकल गया और आपने रैंक भी ला लिया. सो ईजी है कि 11-12 से CA की डिफ़िकल्ट था थोड़ा सा कुछ? तो हमारे स्टूडेंट्स की बहुत तकलीफ होती है सुन के. ओके, रिगार्डिंग 11-12 से इजी था, आई वुडेंट से इजी था, बट अगेन इट्स द सेम थिंग. आपका 11-12 में आपको 11-12 हार्ड लगा, आपको अभी CA करें आपको CA हार्ड लगेगा, अब बाद में MBA करें आपको MBA हार्ड लगेगा, CA इजी लगेगा. बिकॉज उस टाइम पे यू डोंट हैव दैट मैच्योरिटी. आपको 11-12 में आपका 15-16 ईयर्स का मैच्योरिटी था, तो उस टाइम पे 11-12 टफ लगता था. अभी CA में आपको यू हैव दैट मैच्योरिटी कि आपको हाँ अभी CA टफ लगता है. 11-12 आपको ईजी लगेगा. आपको सपोज कोई जूनियर होगा, वो आपको बोलेगा कि 11-12 का मेरे को मैथ्स बहुत टफ लग रहा है, आपको लगे तो मतलब ईजी है, ये तो हम आराम से कर लिया. बट उस टाइम पे तो आपका भी हालत ख़राब हो गया था. सो इट्स द सेम थिंग, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन. एक स्टेटमेंट ऐसे तो देना सही नहीं है ना कि दोनों को कंपेयर करना तो बिल्कुल सही नहीं है ना आपके हिसाब से कि इट्स ओके. हाँ, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली ऑन अ डिफरेंट स्टेप. 11th इज़ राइट ऑन मे बी एक लेवल पे हो गया, 11th इस लेवल पे हो गया, CA आगे, बिकॉज यू ऑल्सो ग्रो ना. सो उस तरह से हो गया. रिगार्डिंग कौन क्या बोला, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, व्हाई शुड आई. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच. अरविंद, एक लास्ट क्वेश्चन. लोग जानना चाहेंगे कि अरविंद ने इतना अच्छा बोला है, टीचिंग फील्ड, कौन सी फील्ड ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट, व्हाट्स अ फ्यूचर प्लान, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एजुकेशन, कुछ करना चाहेंगे आगे? रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स आई एम एक्चुअली इवैल्यूएटिंग कि हमको क्या करना है. बट एक चीज़ है आई विल सजेस्ट इज़ आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स ना, you talk with people across multiple sectors, multiple fields. Don't limit yourself कि हाँ मेरे को ये करना है, so I'll just have idea of that. Don't limit yourself because you don't know कि 4-5 years down the line आपको वही चीज़ करना अच्छा लगेगा. मे बी यू विल फील बोर्ड ऑफ इट. देन आप जब शिफ्ट करने जाओगे, सो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बैकअप. मतलब बैकअप नहीं बोलना चाहिए, यू शुड हैव पर्सपेक्टिव्स कि हाँ ये चीज़ में ऐसे होता है, ये चीज़ में ऐसे होता है, ये चीज़ में ऐसे होता है. यू शुड हैव एन आइडिया एंड नॉलेज नेवर हर्ट्स. Arvind, thank you so much for giving the interview and your time, and students were very benefited from this video, I think so. And Arvind, this is a small gift from our side, from all students to you. Thank you. Thank you so much, Arvind. Thank you so much. Thank you guys. Okay, so guys, take care. See you in the next video. Take care. Bye bye.
मज़ा आया?